जय हिंद दोस्तों। चलिए, स्वागत है आप सभी का अभिव्यय एकेडमी पर, है ना। सत श्री अकाल, नमस्कार, राधे राधे, है ना। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और हम यहाँ पे, जैसे हमने बताया था आपको, कि हम यहाँ पे आपके साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसको लेकर हम यहाँ पर आए हैं। तो आप सभी का वेलकम है ना। वेलकम वेलकम है आप सभी का। और हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन पे। तो सेशन हमारा किस पे होगा, तो सेशन के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना। सेशन के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि हमारा कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है ना। थायराइड ग्रंथि यानी कि हमारा थायराइड ग्रंथि जो हमारे बॉडी में होती है, यह कहाँ पर अवस्थित होता है, यह कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, यह बताना है। क्या यह यकृत पे होती है ना, यकृत पे, कि कांख में, कि गला में, कि इनमें से कोई नहीं। आपको फटाफट ये आंसर देना है। तो जल्द से जल्द आप लोग फटाफट दिए आंसर। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा कि ये थायराइड ग्रंथि कहाँ पर होती है। तो फटाफट से आपको मैं बता दूं कि आपको सभी को पता होगा कि हमारा जो थायराइड ग्रंथि है, यह कहाँ है। थायराइड ग्रंथि जो हमारी होती है, यह सबसे पहले होती कहाँ पर है, तो हमारा कहाँ होता है, गला में होता है। कहाँ पे होता है, यह गला में होता है ना। गला में हो रहता है, गला में होता है। कहाँ होता है, तो गला में होगा। दूसरी कहानी क्या कर रहा है कि सर ये जो थायराइड ग्रंथि है, यह क्या होती है, एक थायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है। क्या निकालती है, थायरॉक्सिन हार्मोन, है ना। थायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है। क्या निकालती है, थायरॉक्सिन हार्मोन। आपको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ताकि आप आसानी से इसको समझ पाओ। देखो, कोई भी क्वेश्चन को सिर्फ रटना नहीं है, आपको पूरा पढ़ना है। थायरॉक्सिन हार्मोन, है ना, हार्मोन। आपका हिंदियों में लिख दिया, हिंदी में पूरा। थायरॉक्सिन हार्मोन निकलती है। थायरॉक्सिन हार्मोन के साथ साथ ये जो थायराइड होता है, किसी को आपने देखा होगा कि ये थायराइड ग्रंथि क्या होता है, वो बढ़ जाता है, यानी कि किसी को बीमारी हो जाती है। किसकी, तो आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से क्या होता है हमारा, ग्वाइटर, जिसको बोलते हैं घेंघा, है ना। क्या बोलते हैं, घेंघा बीमारी। क्या कहते हैं, घेंघा बीमारी होती है। घेंघा बीमारी होती है। ये बात समझ में आई। दूसरा पॉइंट एक और क्या होता है कि सर ये जो थायरॉक्साइन हार्मोन है, यह क्या है, एक अंत, यानी थायराइड ग्रंथि जो है, ये जो हमारा थायराइड ग्रंथि है, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। क्लियर है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, यह आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर पे टिक लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सी नंबर पे टिक लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ आ गई। दूसरा क्वेश्चन आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इधर क्या लिखा है कि भारत में जंगली गधे, है ना। ये देखो, आप लोगों को लगेगा कि सर ये तो साइंस का क्वेश्चन नहीं है। देखो, कभी कभी ऐसा है कि साइंस के नहीं, कौन से पशु कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन से पशु की कौन सी प्रजाति है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका वहाँ पे पूछ देता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को, कि भारत में जंगली गधे यानी कि घोड़े खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। कि भारत में हमारा ये जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, सुंदरबन। सुंदरबन हमारा क्या है, एक डेल्टा है। सुंदरबन हमारा क्या है, एक डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा आपको पता होगा। सुंदरबन डेल्टा, थार मरुस्थल के बारे में पता होगा। ये सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है, तो आपको बता दूं, क्या हमारा वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में क्या हमारा ये एक डेल्टा है, डेल्टा। और आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि डेल्टा का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कि जब कोई नदी, है ना, जब कोई नदी होगा, वह नदी जब अपने साथ किसी गंदगी को लेके जा करके कहीं एक जगह क्या करेगा, जमा कर देगा, तो उससे क्या बनती है, डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। दूसरा पार्ट क्या लिखा है हमारा, थार मरुस्थल, है ना। थार मरुभूमि ये कहाँ पर है, हमारे राजस्थान में। ये कहाँ हमारा, राजस्थान में है। राजस्थान जो हमारे भारत का इकलौता, यानी कि भारत की सबसे बड़ी जो हमारी ये मरुस्थल है, वो कहाँ पर है, थार मरुस्थल है, जो कहाँ, राजस्थान, यानी कि इंडिया का। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इंडिया की बात कर रहे हैं। यहाँ कर रहा है कि भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसके साथ आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर नंबर सी नंबर। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। देखो यहाँ पे उल्टा हो गया थोड़ा सा, ये बी नंबर होगा, ये सी नंबर होगा, है ना। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर। फेमस है किसके लिए, कच्छप रन, है ना। कच्छप रन कहाँ पर है हमारा, गुजरात। कहाँ पर हमारा ये आएगा, गुजरात में हो जाएगा, है ना। ये रन ऑफ का जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये गुजरात में हमारा। वहीं हमारा जो असम है, ये एक असम का जंगल जो है, असम के जंगल, ये हमारा जहाँ पे हमारा क्या बना है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। क्या बना हुआ है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, है ना। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये फेमस किसके लिए है, तो हाथियों के लिए। किसके लिए हमारा है, तो हाथियों के लिए फेमस है। किसके लिए, हाथी के लिए फेमस है। इसी में अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि हाथी कहाँ पाया जाता है, तो हम लगाते हैं असम के जंगल में। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है हमको, तो जंगली गधे। आंसर क्या जाएगा आपका, नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है कि जब आप बैरोमीटर, है ना, बैरोमीटर में क्या होता है हमारा, वायु दाब मापा जाता है। कि जब बैरोमीटर का पारा
अचानक गिर जाए ना, अचानक क्या हो गया, नीचे गिर जाए, तो इसका क्या कारण हो, इसे मतलब इसका क्या वजह हो सकता है कि जब अचानक से वह नीचे डाउनफॉल हो जाएगी तो उससे क्या हो सकता है, क्या गर्म मौसम हो जाएगा, क्या मौसम गर्म हो जाएगी, या मौसम सर्द हो जाएगा, है ना, यानी ठंडी आ जाएगी, या फिर आंधी या झंझावत की संभावना है, या फिर शुष्क मौसम हो जाएगा, है ना। तो ये जो बैरोमीटर है हमारा, जैसे ही बैरोमीटर आपका डाउन होता है तो बैरोमीटर डाउन होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट एक फिर से कर देते क्या, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सी नंबर पे आंसर पे आ जाएगा। आंसर में क्या आ जाएगा कि जैसे ही आप ये बैरोमीटर में देखते हो कि अचानक से पारा जैसे गिरा, तो पारा गिरने के साथ साथ क्या जाएगा, तुरंत उसमें क्या जाएगी, आंधी आना शुरू हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, आंधी आना शुरू हो जाएगा, क्या आ जाएगा, आंधी, आंधी आ जाएगी, है ना, आंधी आएगी, आंधी आएगी। बात समझ में आई बात, ये आसानी से बता सकते हैं। जैसे ही बैरोमीटर का ये नीचे गिरेगा, जैसे ही दिखा दे हाँ बैरोमीटर की पावर क्या है, यानी कि उसका जो पारा है वह नीचे गिर रहा है, तो क्या आ जाएगा हमारा, तुरंत वहाँ पे आंधी को वह शो कर देगा, है ना। उसके बाद दूसरा क्या हमारा कि बैरोमीटर में जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा वैसे जैसे जैसे ये दिखा दे, अगर रीडिंग क्या हो जाए, ऊपर दिखा दे, क्या दिखा दे, अगर रीडिंग हमारा ऊपर होगा, रीडिंग हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो फिर क्या आ सकता है, तो सिंपल रहेगा कि हमारा वेदर साफ़ रहेगा, मौसम साफ़ रहेगा, क्या रहेगा, मौसम हमारा, मौसम साफ़ रहेगी, है ना, मौसम साफ़ रहेगी, ये कंडीशन दिखाता है। तो दो कंडीशन रखना आपको यहाँ पे कि अगर बैरोमीटर नीचे जाएगी तो हमारा क्या होगा, आंधी आएगा, वहीं बैरोमीटर का रीडिंग अगर ऊपर जा रहा हो तो क्या दिखाएगा, मौसम साफ़ दिखाई देगा। ठीक है, इसी के साथ चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो जो बच्चे यहाँ पर नए हैं उस बच्चे को मैं कह रहा हूँ कि आप फटाफट से इस चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दें, ताकि और भी जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, है ना। आप सभी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा कि आप आसानी से इसको जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा वो आपके पास वीडियो पहुँच जाएगी। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है, सुरक्षित जीव मंडल नहीं है। आप ये बायोस्फीयर के बारे में पहले भी पढ़े होंगे कि बायोस्फीयर में क्या होता है कि सर ये एक सर्कल यहाँ बनाएगा, मान लेते हैं एक सर्कल मान लेते हैं, फिर यहाँ बना दिए हम, और एक सर्कल मान लेते हैं फिर यहाँ बना दिए, ठीक है। इसमें से क्या होगी, पहला हमारा मान लेते हैं क्या होता है, लिथोस्फीयर, शॉर्ट में लिखते हैं लिथोस्फीयर, है ना। दूसरा लिखते हैं क्या हमारा हो जाएगा, हाइड्रोस्फीयर, क्या हो जाएगा, हाइड्रोस्फीयर। चौथा हमारा क्या होता है, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। इन तीनों को मिला करके जो बीच वाला पॉइंट है ना, ये हमारा कहलाता है क्या, बायोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है, बायोस्फीयर। यानी कि जहाँ पे आपका तीनों पॉइंट, तीनों कौन कौन सा पॉइंट, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों जहाँ पर मिल रहा हो उस पॉइंट को क्या कहेंगे, बायोस्फीयर। उसी कंडीशन में देखो यहाँ पे आपका क्या कर रहा है कि सर आप बता दो कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सुरक्षित जीव मंडल नहीं है। क्या वो मन्नार की खाड़ी होगी, है ना, यहाँ कर रहा है क्या, या फिर नीलगिरी की पहाड़ी होगी, है ना, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, सुंदरबन, काजीरंगा, इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा, बस यह बताना है। तो यहाँ देखो फटाफट से आप सभी को बता दूं, इसके जो आंसर होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके मन्नार की खाड़ी, है ना, ये क्या हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। ये मन्नार की खाड़ी हमारा यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, है ना। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो गया, ए नंबर। तो आप ए नंबर को आप इजीली यहाँ पे घेर दो कि आपका आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ आगे भी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ये जो हमारा नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, क्या हमारा ये जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर अवस्थित है, मैं आपको बता दूँ क्या है, ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में, है ना। ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और यही तमिलनाडु का जो भारत का जो मीटिंग पॉइंट, यानी कि हमारा ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, ये क्या होता है, ईस्टर्न घाट, है ना, ईस्टर्न घाट, और ये हमारा क्या हो गया, वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का जो मीटिंग पॉइंट यहाँ पर होगा ना, यहीं पर हमारा क्या कहलाएगा, यह नीलगिरी अवस्थित है। तमिलनाडु के नीलगिरी पर ही हमारा अवस्थित होगा। बाकी सुंदरबन के बारे में मैंने बताया ही, सुंदरबन हमारा कहाँ पर है, सुंदरबन आपके वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है हमारा, वेस्ट बंगाल में, है ना, सुंदरबन डेल्टा जो वेस्ट बंगाल में हमारा। तीसरा पॉइंट एक और हमारा है काजीरंगा, है ना। काजीरंगा जो हमारा है, यह काजीरंगा कहाँ पर है बता दिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्या है हमारा, काजीरंगा ये क्या है, नेशनल, है ना, ये राष्ट्रीय उद्यान हमारा क्या है, नेशनल पार्क हमारा क्या आ जाएगा, यह नेशनल पार्क हमारा, है ना, नेशनल पार्क। ये क्या हमारा एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। और ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है। तो आंसर क्या लिखोगे आप कि सर ये असम में, कहाँ पर है, ये असम में है, असम में, है ना। बात समझ आई। ये वाली का आंसर हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, अन्य कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सुरक्षित नहीं है, तो मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के साथ 5 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में, है ना।
क्लियर है। और जो बच्चे यहाँ पे अभी नए ज्वाइन किए हैं तो फटाफट आप उसको इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपसे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, आपके ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ला के देते रहेंगे, ताकि आपका प्रिपरेशन बेहतर होगा। इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है कि सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लियर, फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन। देखो क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। क्या कर रहा है, इसमें से कौन सा, चाहे वो कवक हो, कृमि हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, इससे ये पोलियो बीमारी हमारी किन से होती है। पोलियो बीमारी, सॉरी, पोलियो बीमारी हमारा किस चीज़ से, यानी किन कौन से वायरस से होता है, हमारा कौन से पार्ट से, कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म से होगा, चाहे वो कवक से हो, कृमि से हो, वायरस से हो या बैक्टीरिया से हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पहले से कि हमारा क्या है, यह वायरस जनित बीमारी है। किससे होगा, हमारा वायरस से होगा। तो क्या है, पोलियो बीमारी होता है, किससे होता है, वायरस से होती है। दूसरा, इसी पोलियो बीमारी का जो होने का जो रीज़न है, यह कौन सा वायरस है, आपको पता होना चाहिए, पोलियोमेलाइटिस। क्या लिखा है, पोलियोमेलाइटिस, सॉरी, है ना, क्या है, पोलियोमेलाइटिस, पोलियो, है ना, मेलाइटिस, ये आपकी वायरस है, जिस वायरस से क्या होता है, पोलियो होता है। जिस वायरस से क्या होता है, पोलियो मेलाइटिस एक वायरस है जिससे पोलियो होता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पोलियो हमारे भारत में WHO के द्वारा, किसके द्वारा, WHO के द्वारा, WHO ने ये बताया था कि हमारे भारत में 27 मार्च को, कब को, 27 मार्च 2014, 27 मार्च 2014 को हमारा भारत जो है वो पोलियो मुक्त हो गया है ना, पोलियो मुक्त हो गया, पोलियो मुक्त हो गया है। यह किसके कारण, ये कह रहा है WHO के अनुसार कह रहा है। किसके अनुसार कह रहा है, WHO कह रही है कि हमारा 27 मार्च को हमारा भारत जो है वह पोलियो मुक्त हो गई है। इसी के साथ कुछ और पॉइंट अगर देखें तो हमारे भारत में पोलियो दिवस, है ना, पोलियो दिवस, पोलियो दिवस, क्लियर है, पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, ये अगर भी क्वेश्चन पूछ दे तो पोलियो दिवस कब मनाते हैं आप सभी को पता होगा। फटाफट कमेंट करके बताइए, कमेंट में होते फटाफट जल्द से जल्द कि 24 अक्टूबर कब को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है कौन, पोलियो दिवस, है ना। ये हमारा साथ हो गया। और ये पोलियो होने की वजह से क्या होता है, कोई बच्चा विकलांग हो सकता है, क्या हो सकता है, विकलांग हो जाता है ना, विकलांग हो जाता है, क्लियर है। और ये विकलांग दिवस भी एक मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए कि विकलांग दिवस भी मनाया जाता है, क्लियर है। ये कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को हमारा विकलांग दिवस मनाया जाता है। ये किसी वजह से, पोलियो की वजह से होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल के कौन सा आ गया कि सर आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो वायरस हो जाएगा, कि वायरस से जनित ये बीमारी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में एक आसान सा पार्ट है कि सर ज्वालामुखी, रिंग ऑफ फायर या फिर घेरा, है ना, किस महासागर से संबंधित है। क्या कर रहा है कि ज्वालामुखी जो हमारे इसको बोलते हैं वोल्केनो, क्या कहते हैं, वोल्केनो। ये वोल्केनो हमारा जो है, वोल्केनो का जो रिंग ऑफ फायर है, यह किस महासागर से संबंधित है। क्या वो प्रशांत महासागर है, क्या वो हिंद महासागर है, या फिर हमारा यह अटलांटिक महासागर है, या फिर आर्कटिक है। इसमें से कौन से महासागर से यह बिलोंग करता है, यह बताना है। तो यहाँ पे बता दूँ आप सभी को, जो हमारा आंसर होगा यह क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर। और इस वोल्केनो के बारे में कुछ और पॉइंट अगर जानना चाहें तो वोल्केनो का आपने फोटो देखा होगा, कुछ इस तरह का होता है ना वोल्केनो का ये वाला पार्ट। तो ये वाला एरिया, ये जो हमारा राउंडिंग वाला पार्ट है ना, ये वाला एरिया क्या कहलाता है, हमारा क्रेटर। क्या कहलाता है, हमारा क्रेटर कहलाता है, क्रेटर कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रेटर कहलाती है। बात समझ में आई बात। और यह क्या होता है, नीचे धरती को फाड़ के यहाँ से लावा निकलेगा, और लावा निकलने के बाद बाहर क्या हो जाएगा, यह मैग्मा बन जाती है। क्या हो जाती है हमारा, ये हमारा मैग्मा और लावा निकल के यहाँ से निकल के आती है, और ये हमारा ज्वालामुखी के फटने से। हमारे भारत में जो ज्वालामुखी है, भारत की जो ज्वालामुखी है ना, भारत की अगर बात करें तो, भारत की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा कि सर हमारा भारत का जो ज्वालामुखी है ना, वो ज्वालामुखी कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में, है ना, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में जो जहाँ पर क्या एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो जो बीच बीच में फटते रहती है। ठीक है, इसी के साथ चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सर आप ये बता दो कि एलिसा जाँच किस रोग की पहचान करती है। कौन सा जाँच की बात कर रहा है, एलिसा जाँच। क्वेश्चन नंबर 7 पे फटाफट से सबके सब आ जाओ। हाँ जी बुतरू लोग, है ना, सबके सब आंसर कीजिए कि एलिसा जांच किस बीमारी के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब एलिसा जांच हम किस बीमारी को चेक करने के लिए करते हैं। क्या वो कैंसर के लिए होता है, या पोलियो वायरस के लिए होता है, या फिर हमारा टीबी के लिए होता है, या फिर हमारा एड्स के लिए होता है। किसके लिए होता है, इसको बोलते हैं क्या, एंजाइम हमारा लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, है ना, एंजाइम इम्यूनोसॉर्बेंट, एंजाइम लिंक लिख देते हैं हम यहाँ पे, है ना, अंग्रेजी में लिख देते हैं एंजाइम, क्लियर है, एंजाइम,
क्लियर है। लिंक्ड, ये इसका फुल फॉर्म जो हो गया लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। क्या होता है? इम्यूनोसॉर्बेंट, है ना, इम्यूनोसॉर्बेंट, सॉर्बेंट, साथ ही साथ लास्ट में हमारा क्या है? एस से, लॉल सॉर्बेंट एस से। क्लियर है, ये हमारा इसका फुल फॉर्म है क्या? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस से। क्लियर है। यह किस बीमारी को चेक करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो हमारा है यह एड्स को के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए किया जाता है ना। यहाँ जहाँ से हमारा एड्स है, क्लियर है, एड्स आपको पता होगा, AIDS, है ना। एक क्लियर है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फटाफट कमेंट बता दो, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो हमारा क्या है? HIV वायरस से होती है। क्या होता है हमारा? HIV, जिससे क्या होता है? ये HIV हमारा क्या है? वायरस है। इस वायरस से हमको ये एड्स बीमारी होती है। हमारा क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है ना। ये क्या हमारा? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है। क्लियर है, ट्रांसमिटेड बीमारी है, यानी कि संक्रमण है, संक्रमित बीमारी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी लिख देते हैं हिंदी में, बीमारी है। क्लियर है। तो यहाँ पे एलिसा जांच किसके लिए क्या आता है? एड्स के लिए क्या आता है? इतना याद रहेगा आप सभी को, क्या इतना याद रहेगा आपको? और आपको बता दूं, ये जो हमारा एड्स वायरस है, जो हमारा एड्स वायरस है, इसके लिए एक और पॉइंट बता दूं, यह एड्स वायरस जो हमारा यहाँ पे एरो दिखा दिए, यह क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड है ना। कभी कभी ये पूछ देता है कि ये एड्स वायरस हमारा कितने स्टैंडर्ड का है? क्या? सिंगल स्ट्रैंडेड है। कितने स्टैंडर्ड है हमारा? सिंगल स्ट्रैंडेड। क्या आंसर हो जाएगा? सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा। बात समझ आई? इसी के साथ चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, देखो हर क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना है, खाली ऐसे याद नहीं करना है कि बस यहाँ सर 7 का D हो गया, क्यों हो गया, ये पूरा सब चीज़ जानना है आपको, ठीक है। यहाँ हो गई। आगे पोलियो वायरस के अंदर बता ही दिए। TB हमारा ट्यूबरकुलोसिस बीमारी है ना। ये कैंसर एक लाइलाज बीमारी हमारी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन पे क्या कर रहा है? अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त होता है ना। ये भी आप एग्रीकल्चर साइंस में आता है, एग्रीकल्चर के साइंस में आती है, कौन से प्रजाति का से हमको बेहतर ऊन प्राप्त होता है। यहाँ का सिंपल से क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि आपका अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त होता है ना। ये लोमड़ी से तो प्राप्त होगा नहीं, सबसे पहले इसको कैंसिल कर देते हैं। बकरी से भी उतना नहीं है। क्या हो गया? भेड़ और खरगोश। तो भेड़ से हमारा जो बनेगा, इस भेड़ से जो बनेगी, तो भेड़ से क्या बनता है? कंबल बनता है। भेड़ के से हमारा जो होगा वह क्या होगा? भेड़ के ऊन से क्या बनेगा? कंबल बनेगा। क्या बनेगा? कंबल बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वह खरगोश हो जाएगी। खरगोश जो काफ़ी एक बेहतर प्रजाति का होता है ना। पहाड़ी खरगोश जो जम्मू कश्मीर के एरिया में आते हैं, उस एरिया के, यानी खरगोश जनरली अंगोरा प्रजाति का खरगोश हो गया। उस प्रजाति के खरगोश से क्या बनती है? हमको क्या प्राप्त होता है? तो ये ऊन प्राप्त होता है ना, अंगोरा ऊन, है ना। क्या प्राप्त होगा हमको? अंगोरा ऊन प्राप्त होगा, है ना। अंगोरा ऊन प्राप्त होगा, अंगोरा ऊन प्राप्त होगा। बात समझ में आई, है ना। और ये काफ़ी लोकप्रिय है ना। ये जो ऊन है हमारा काफ़ी फेमस है ना, फेमस है, काफ़ी फेमस है पूरे इंडिया में, और आउट ऑफ इंडिया में भी है ना। आउट ऑफ इंडिया में साथ साथ ये क्या है? पंजाब में भी है ना। पंजाब में भी ये फेमस है हमारा, फिर हमारा जम्मू एंड कश्मीर में फेमस है। इन दोनों जगह में भाई हमारा, ठीक है। चलो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 9 को देखो आसानी से, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले और भी वीडियो जो आपके एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है कि सर आसान सी बात है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता, यानी कि क्या है? एक्सेप्टर, यानी रिसीवर, लिख सकते हो क्या? रिसीवर, है ना, जो आसानी से किसी भी ब्लड ग्रुप को क्या करता है? रिसीव कर सकता है। एक होता है हमारा क्या? डोनर। डोनर में कौन आएगा? तो डोनर में हमारा ओ ब्लड ग्रुप, है ना। जो ओ ग्रुप है हमारा, ये क्या है? डोनर, है ना, यूनिवर्सल डोनर है। क्या हो गया हमारा? यह डोनर होगा। ये कभी भी किसी को भी दान कर सकता है, किसी को अपना ब्लड यह दे सकता है। लेकिन यहाँ क्या करा है कि हमारा एक्सेप्टर, यानी कि रिसीव करने वाला, यानी ग्राहता, ग्राही जो हो गया, तो ग्राही के तौर पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका आंसर? AB, है ना। कि ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगी? AB आपकी हो जाएगी। बात समझ में आई? ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? AB हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ग्राही, है ना, सर्वग्राही, यानी कि आपका यूनिवर्सल ग्राही के तौर पर इसको ले सकते हो। क्या हो जाएगा? ग्राही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे AB हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर कुछ नहीं है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं क्या करा है कि सर निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। मतलब इनमें से सेब, चावल, नारंगी, गेहूं, ये जो नाम लिखे हुए हैं, इसमें से, इन सारे नामों में से आपको बस यह खोज के बताना है इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें लोहा, यानी कि क्या हमारा जो फेरस जिसको बोलते हैं ना, फेरस जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26,
क्लियर है। तो ये जो लोहा हमारा हो गया, लोहा यह सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा लोहा किस में पाया जाएगा। तो इस सब में से सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, सेब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह आंसर क्या हो जाएगा, सेब। की सेब में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। साथ ही साथ हमारा चावल, जो आंसर हमारा एक आगे भी लिखा हुआ है, चावल, चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। चावल में क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट, है ना। ये आपको मैंने पहले पढ़ाया होगा, क्या है, चावल में कार्बोहाइड्रेट होती है। नारंगी, नारंगी में क्या होता है, विटामिन सी होती है ना, नारंगी में विटामिन सी होता है। गेहूँ, गेहूँ में भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, गेहूँ में भी क्या होगा आपका, कार्बोहाइड्रेट होती है ना, कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ तक हमारा पार्ट समझ में आ गया, समझ में आपको आसानी से, आपको क्लियर है, ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि हमारे शरीर का जो आरबीसी है, यानी कि रेड ब्लड सेल, इस रेड ब्लड सेल में क्या पाया जाता है, लोहा रहता है ना। रेड ब्लड सेल में, रेड ब्लड सेल में लोहा मौजूद होती है। आपको अगर पूछ दिया जाए कि हमारा ये लोहा कहाँ पाया जाता है, हमारे शरीर में जो लोहे का सर्वोत्तम जो उपयोग हो गया, सेब हो गया, ये आखिर खाएंगे तो जमा कहाँ होगा, तो आरबीसी में होगा। कहाँ पे होगा, हमारे शरीर के आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इसी के साथ फटाफट से सबके सब लाइक कर दो सेशन को, है ना, जो बच्चे लाइक नहीं किए हो, और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए, है ना। और इसी के साथ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे कि एक लोहे की गेंद, एक बॉल ले लें, एक बॉल ले लें, जो बॉल किसका बना है, लोहे का बना हुआ है। किसका बना है भाई, यह फेरस का है, फेरस का गोला है ना, लोहे का गोला है। उसमें क्या कर दिया कि सर, उसको क्या कर दिया, पारद यानी कि मरकरी, यानी क्या करा है, Hg, Hg वही जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 80। ये क्या हमारा है, मरकरी है। ये क्या हमारा, मरकरी, ऊपर लिखा हुआ भी है ना, मरकरी, ठीक है, से भरी बाल्टी में गिरा दिया जाए, यानी कि एक बाल्टी लिया गया है, क्लियर है, ऐसे एक बाल्टी है, इसमें क्या है, Hg भरा हुआ है, और इसमें से क्या कर दिए, इस बॉल को गिरा दिए। इस बॉल को जैसे गिराएंगे तो कह रहा है गिराने के बाद उसमें क्या संभावना, क्या हो सकता है, क्या यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगा, या यह पारे यानी कि जो मरकरी पारे की सतह पर तैरेगी, या फिर यह घुल जाएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं हो, कुछ नहीं हो सकता। इसमें से फटाफट आप सभी को बता दो कि ये जो हमारा बाल्टी है जिसमें पारा भरा हुआ है, इस पारे से भरे बाल्टी में हमारा यह क्या हो सकता है। तो देखो सिंपली, ये जो हमारा फेरस है ना, ये फेरस यानी लोहे का बना हुआ जो पार्ट है, वह क्या करेगा, इसके ऊपर तैरना शुरू कर देगा, इसके सरफेस पर, इसके सरफेस पर क्या होगा, तैरना शुरू कर देगा। रीजन क्या है हमारा, रीजन हमारा मेन रीजन क्या हो गया, डेंसिटी। मेन रीजन क्या हो गया, डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी जिसको अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलते हैं, घनत्व। क्या बोलते हैं, घनत्व के कारण, है ना, घनत्व के डिफरेंस के कारण, कि दोनों का घनत्व क्या है, कम और ज़्यादा है। क्लियर है, बात समझ, क्योंकि कम घनत्व वाला होगा तो वह क्या, ज़्यादा घनत्व वाले में क्या होगा, वह तैरना शुरू कर देगा। क्लियर है, बात समझ में आई। जैसे सिंपली आप पहले भी मैंने आपको पढ़ाया होगा, अगर एक बाल्टी ले लें, उसमें H2O पानी भरा हुआ है, और उसमें क्या डुबा दें, एक हमारा आइस डुबा दें, है ना, आइस क्या होगा, तैरेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो डेंसिटी है वह कम है, इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। इस वजह से क्या होगा, ये इस पर तैरना शुरू कर दिया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये वाला भी क्वेश्चन आपका आसान से, हम सुना आंसर, फिजिक्स का चैप्टर है ना, फिजिक्स ध्वनि चैप्टर से हमारा लिखा हुआ है कि 20 Hz, Hz का मतलब होता है हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज, है ना, क्या होगा, हर्ट्ज होगा, क्या होगा, यह हर्ट्ज हो जाएगा, है ना। Hz का क्या हो गया, हर्ट्ज हो गया। क्लियर है, थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ मैं इसको साइड में, है ना, यहाँ पे साइड में देता हूँ। क्या, Hz का मतलब क्या हो गया हमारा, Hz क्या हो गया, हर्ट्ज हो गया, है ना, क्या हो गया, हर्ट्ज हो गया, ठीक है। और Hz हमारा क्या है, आवृत्ति का SI यूनिट है। किसका है, आवृत्ति, है ना, आवृत्ति का SI यूनिट, SI यूनिट हमारा कौन है, Hz यानी हर्ट्ज है। तो 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है, इसमें से क्या है, यह पूछा जा रहा है। क्या वो अल्ट्रासाउंड है हमारा, क्या वो इंफ्रासोनिक है हमारा, या फिर हाइपरसोनिक है हमारा, या श्रव्य ऑडिबल ध्वनि है हमारा। इसमें से कौन सा पार्ट हमारा होगा, बस यह बताना है। फटाफट से आंसर बता दो। तो इसमें से आंसर क्या होगा, इसमें से कौन सा आंसर बन सकता है, ABCD, है ना, ABCD में इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन जो आसानी से जिसको सुन सकता है, जिसको वह सुन सकता है, तो क्या होता है, ऑडिबल साउंड। क्या कहलाएगा, वो ऑडिबल साउंड कहलाएगा। किसके द्वारा, तो ह्यूमन के द्वारा। इसके द्वारा हमारा, ये ह्यूमन के द्वारा क्या है, ऑडिबल साउंड है। ये क्या हमारा ह्यूमन के द्वारा क्या है, ऑडिबल साउंड है। वहीं अगर हमारा 20,000 से ज़्यादा हो जाएगा, 20,000 से ज़्यादा, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा हो जाए, तो यह क्या कहलाता है हमारा, यह पराश्रव्य, यानी कि हमारा क्या हो गया, यह जिसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव, है ना। 20,000 से ज़्यादा, अगर 20 के लिख देते हैं, 20,000
इससे अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा हमारा अल्ट्रासोनिक, यानी कि ये आवाज़ हमको सुनाई नहीं देगा, ये आवाज़ हमको सुनाई नहीं देगी, अल्ट्रासोनिक। क्लियर है, बात समझ में आई। लेकिन साथ ही साथ इसको, इस हर्ट्ज़ को भी सुन सकता है ना, इस हर्ट्ज़ को भी सुन सकता है कौन, तो हमारा ये कुत्ता, क्लियर है, और चमगादड़, है ना, जिसको बोलते हैं बैट ना, चमगादड़, कुत्ता और चमगादड़ ये अल्ट्रासोनिक साउंड को भी क्या कर सकता है, सुन सकता है। कभी अगर आपको ये आंसर पूछते क्वेश्चन तो ये भी आप आंसर कर दोगे आसानी से। यहाँ क्या होगी, इन दोनों के रेशियो में आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारा 13 पे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, थोड़ा गलत टाइप हो गया है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आसान से क्वेश्चन है कि वह 3 तत्व का नाम बताइए जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों यानी कि फर्टिलाइजर में सर्वाधिक होता है। किसके लिए यूज होता है, फर्टिलाइजर, है ना, फर्टिलाइजर जो खेतों में यूज करते हैं हम लोग, फर्टिलाइजर जो खेतों में यूज होता है, उस फर्टिलाइजर जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या, उर्वरकों के उपयोग में किया जाता है। कौन सा है वो, नाइट्रोजन सोडियम सल्फर, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस सोडियम, कैल्शियम सोडियम सल्फर। इसमें से बताना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा एक तो हमारा नाइट्रोजन जरूरी है, नाइट्रोजन जरूरी है, ठीक है। क्या सोडियम जरूरी है, नहीं सर, सोडियम और सल्फर ये दोनों हमारे काम का नहीं है। नाइट्रोजन जरूरी है, ठीक है, पोटेशियम भी जरूरी है, और फास्फोरस, ये तीनों, हाँ जी बिल्कुल सही, यहाँ पे आंसर आपका मैच कर रहा है कि ये तीनों के तीनों क्या हैं, फर्टिलाइजर बनाने में उपयोग होता है। ये तीनों के तीनों क्या है, फर्टिलाइजर बनाने में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है किसका, तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, क्लियर है, उसके बाद फिर फास्फोरस, इन सब का उपयोग किया जाएगा। ठीक, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। और आप लोगों ने जो देख पढ़ा होगा ना ये केमिस्ट्री में कि सबसे पहला बना हुआ जो ऑर्गेनिक हमारा है वह क्या, यूरिया है, जिसमें 46% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। फटाफट आप कमेंट में लिखाओ तो कि यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है यूरिया का फार्मूला क्या होता है ना। सभी लोग कमेंट में बताइए तो फटाफट से कि यूरिया का आपका फार्मूला क्या होगा, क्या होगा कि सर NH2CO NH2, है ना। ये भी कभी क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कर रहा है कि एक और क्वेश्चन है कि सर दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। दही का खट्टापन, तो एक एसिड होता है हमारा, एक बैक्टीरिया होती है, इसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस। देखो मैं बता दूं आपको, हिंदी अंग्रेजी दोनों में इसका नाम वही है, लैक्टोबैसिलस। क्या कहते हैं इसको, लैक्टोबैसिलस, है ना। तो ये कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो हिंदी में नहीं लिखा, अंग्रेजी में लिख दिया, तो चिंता मत करो बुजुर्ग लोग मेरा, है ना। ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है, लैक्टोबैसिलस, बेसिलस। क्लियर है, ये वाली कहानी आ जाएगी। इसी से क्या बनता है हमारा, लैक्टिक एसिड, है ना। क्या बनता है हमारा, लैक्टिक एसिड। क्लियर है, ये लैक्टिक एसिड बनाते हैं, इसी कारण से क्या होता है, दही हमारा खट्टा होता है। किसकी वजह से होता है, तो दही हमारा खट्टा किसकी वजह से हो गया, लैक्टोबैसिलस की वजह से हो गया। किसकी वजह से हो गया, तुम्हारा लैक्टोबैसिलस। क्लियर है, ये आसान सी क्वेश्चन होगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 को क्या करा है कि सर डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है। यानी कि हम लोग जो डेसिबल यूज करते हैं इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, डीबी, है ना। तो ये डेसिबल किसके लिए प्रयोग में लाते हैं, किसके लिए प्रयोग में लाते हैं, क्या वो प्रकाश की गति को मापते हैं। प्रकाश की गति को तो हमारा किससे दिखाता है, सी से दिखाया जाता है। किससे दिखाता है, सी से, स्पीड ऑफ लाइट। और निर्वात में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ये तो पता होगा आपको। उष्मा की तीव्रता, क्या उष्मा की तीव्रता मानता है, मापता है, नहीं तो, है ना। रेडियो तरंगों की बारंबारता, नहीं, ये भी नहीं मापता है। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका यहाँ पे कि सर ध्वनि की तीव्रता, की ध्वनि कितनी स्पीड से निकल रही है, हम लोग जो बात कर रहे हैं उसकी स्पीड कितनी है, तो डेसिबल चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको डेसिबल को यूज करते हैं। किसको करते हैं, डेसिबल। और 80 से ज़्यादा, किससे ज़्यादा, 80 से ज़्यादा, 80 डेसिबल से ज़्यादा को क्या कहते हैं, नॉइज पॉल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण, है ना, नॉइज पॉल्यूशन कहा जाता है। क्लियर है, नॉइज पॉल्यूशन हो गया 80। और हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, नॉर्मली जो हमारा टॉक होता है ना, नॉर्मली जो टॉक होती है यानी कि बातचीत होती है वो कितना, 50 से 60 डेसिबल तक का होता है, 50 से 60 डेसिबल का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कर रहा है कि सर वायुमंडलीय ट्रोपोस्फेयर, इसके अंदर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सा पाया जाता है, क्या वो स्ट्रेटोस्फेयर है, क्या वो मेसोस्फेयर है, क्या वो थर्मोस्फेयर है, क्या वो एक्सोस्फेयर है। इसमें से कौन सी बात करें, किसका, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर, ये नीचे रहेगा ट्रोपोस्फेयर हमारा। क्लियर है, ट्रोपोस्फेयर। इस ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर क्या होता है हमारा, स्ट्रेटोस्फेयर। क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर।
स्ट्रेटोस्फेयर होगी। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। कहाँ पे आंसर है सर? आंसर नंबर क्या है? ए नंबर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये आंसर नंबर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 पे कोई सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन बनाया मैंने सब के सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए हर क्वेश्चन को, किसी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, है ना। हर क्वेश्चन को आप आंसर करो फटाफट और फुल्ली डीपली के साथ। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसके वजह होता है ना। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? क्या वो मांसपेशियों के कार्य करने के लिए होता है, खून जमने के लिए होता है, हड्डियों के विकास के लिए होता है, या उपयुक्त में से सभी के लिए होती है? तो कैल्शियम हमारा, इसे पढ़ा होगा ना कि कैल्शियम खाने से दांत मजबूत होता है, हड्डी मजबूत। क्या होता है? हड्डी मजबूत। दांत हमारा क्या है? जो हमारा टूथ है ना, वो टूथ क्या है? हार्डेस्ट बोन, सबसे हार्ड क्या? बोन यानी कि हड्डी हो गया, है ना। सबसे मजबूत हड्डी, सबसे हार्ड बोन हमारा हड्डी हो गया, कौन है? दांत है हमारा, टूथ है। इसी के साथ यहाँ पे आंसर जो हो जाएगी कि सर हड्डियों के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, किसके लिए? हड्डियों के विकास के लिए हमारा ये जरूरी है। कौन सा? तो हमारा कैल्शियम। ये वही कैल्शियम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, क्या विटामिन, है ना। जो हमारा विटामिन है, यह विटामिन क्या है? 2 भाग में टूटता है। विटामिन कौन सा? 2 भाग में। एक क्या होगा? एक तरफ लिखना है आपको जल लिखना है, दूसरी तरफ लिखना है वसा। और वसा एक तो जल में घुलनशील कौन होगा? तो जल में घुलनशील क्या होता है? बी एंड सी, यानी कि विटामिन बी एंड विटामिन सी। दूसरा इधर क्या होगा? विटामिन ए डी के, है ना। विटामिन ए डी ई और के, ये सब के सब क्या है? ये आपका घुलनशील किस में होगा? तो आपका फैट में घुलनशील होगा। किस में होगा? घुलनशील फैट में। यहाँ पे देखो आंसर क्या हो जाएगा आपका कि सर जल में घुलनशील कौन हो गया? किसकी बात कर रहा है? जल में घुलनशील कौन सा हो जाएगा? तो विटामिन सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो गया? डी नंबर, है ना। जो बच्चे डी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, है ना। आज का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ना, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? विटामिन ए हमारा कौन सा विटामिन ए हमारा कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? बस यह दिखाना है कि विटामिन ए जिसको रेटिनॉल भी कहते हैं, जिसका नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या नाम है? साइंटिफिक नेम का इसको बोलते हैं आपका एक रासायनिक नाम से भी जानते हैं इसको, रासायनिक नाम से भी इसको जाना जाता है। रुको फेफड़ा, वृक्क, छाती, अरे सारा ऑप्शन गलत लिख दिया है ना। ये चौथा ऑप्शन लगता है उड़ गया होगा। रुक जाइए, इसको हम ठीक कर लेते हैं, है ना। एक बार इसको मिटा करके यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो क्या होगा? द करेक्ट आंसर विल बी कि सर हमारा जो ये विटामिन ए है ना, ये विटामिन ए हमारे शरीर में कहाँ पर? तो यकृत में जमा होता है। कहाँ पर? यकृत में। आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा कि सर ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यकृत की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? यकृत का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर नंबर डी हो जाएगा, यकृत का। ये वही यकृत है जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा है, जिसका वजन जो हमारा वजन इसका कम से कम कितना होता है? 1.5 से 2 kg का, है ना। 1.5 से 2 kg का होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? डी नंबर हो गया। इसी के साथ चलिए क्वेश्चन नंबर 20, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ये 20 क्वेश्चन का सीरीज जो हमारा था उसको यहाँ तक आप पहुँच गए होंगे, है ना। और इस क्वेश्चन को हम लोग करते क्या है कि सर मादा में भी क्या करा है? मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग के वाहक है? ये मादा क्यूलेक्स मच्छर अगर किसी को काट ले तो उसको कौन सी बीमारी होगी? क्या वो मलेरिया से ग्रसित हो जाएगा, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? रिंगवर्म, दाद या खुजली हो जाएगी, या फिर फैलेरिया होगा, है ना। या फिर हमारा क्या कर रहा है कि शरीर में से कोई नहीं हो सकता है। इसमें से कौन सी कहानी सही है? तो देखो यहाँ पे उल्टा हो गया थोड़ा, ये बी नंबर हो जाएगा, ये सी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बीमारी है मादा क्यूलेक्स मच्छर, इससे कौन सी बीमारी होती है? तो सर फैलेरिया होता है। क्या होता है? फैलेरिया बीमारी होती है। क्या होता है? फैलेरिया, जिसको हम लोग हाथी पाँव भी कहते हैं। इसी फैलेरिया क्या बोलते हैं? हाथी पाँव, है ना। इसी फैलेरिया को क्या कहता है? हाथी पाँव भी कहा जाता है ना। इसमें पूरा पैर फूल जाता है, हाथी जैसा हो जाता है, हाथी पाँव, है ना। हाथी पाँव बीमारी भी कहा जाता है। ठीक है, तो फैलेरिया बीमारी हो गया। इसी के साथ हमारा आज का ये क्वेश्चन का सीरीज़ खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज़ हमारा अच्छा लगा होगा, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।
है ना। और जितने भी नए बच्चे हैं वो इस क्लास को, सेशन को शेयर भी कर दीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। किसको? बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि और भी नए जो वीडियो आएंगे वो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन सीरीज खत्म होता है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।